मैं रवि आपका टॉपिकल स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020-2021 मैथ्स पेपर सोल्यूशन। तो आज जितने भी 25 क्वेश्चन आए हुए हैं डीआईवी लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। सी की आय ए और बी की आय से के योगफल से 60% कम है। तो सबसे पहले लाइन हमको पिक करनी है। क्या बोल रहा है? ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। तो माना माना पहले ये ले लेते हैं। माना बी की आय, लेट बी की आय 100। फिर बोला है ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। तो ए की आय अगर 45% अधिक है कितना हो जाएगा? 145। और सी की आय ए और बी के आय के, क्या बोल रहा है? सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है। या हम दे सकते हैं ए और बी का योगफल कितना हो जाएगा? 245। और सी की आय इससे 60% कम है। तो सी 245, 60% कम का मतलब 40/100। इसको कट करेंगे तो ये 5 से कट करेंगे 5, 20 और 5 को 20, 5 45, 20 दूना 40, 49 दूना 98। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। जो डी की आय है वो सी की आय कितनी है? 98, उसे 20% अधिक है, मतलब 120/100। तो ये एक जीरो से एक जीरो गया, फिर 9.8 क्या हो जाएगा? 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना हो जाएगा? 12×8 96, 12×9 108, 108 9 117, 117.6। अब आगे क्वेश्चन में बोलता है यदि बी और डी की आय के बीच का अंतर 13,200 रुपये है तो सी की आय रुपयों में ज्ञात कीजिए। तो बी और डी में कितना अंतर है? 117.6, 117.6। बी और डी में कितना अंतर है? 17.6 का, क्योंकि बी 100 है। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। सत्रह दशमलव छः कितना है? 13,200। ठीक है, अगर हम इसको 22 से काटेंगे तो 22×8 = 176.8, 22×6 = 132, 600। ठीक है, ये बार बार क्या आ रहा है? ठीक है, 0.8 हो गया। अब 8 यूनिट बराबर 6,000। तो 1 यूनिट की मान कितना हो जाएगा? 8 पंच 8 से 56, 8 पंचे 40, 750। ठीक है, अगर 1 यूनिट का मान 750 है तो हमको क्या बोल रहा है? सी की आय रुपए में ज्ञात कीजिए। तो सी की आय कितनी? 98 है। अगर एक यूनिट का मान 750 है तो 98 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 98 × 750 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका हम। 750 98, 0, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 4 60, 0, 9 पचे 45, 9 सत्ते 63, 4 67, 0 0 5 3 73500। तो सी की आय कितनी हो जाएगी? 73500। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बोल रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, सिमिलर ट्रायंगल है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल क्रमशः इतना और इतना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन दिया रहा है तो सबसे पहले आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो समरूप जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनकी जो साइड का रेशियो होता है वो एरिया के अंडर रूट के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे अब हमको किसका किसका दिया है, जैसे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। ठीक है, अब इन दोनों का एरिया दिया हुआ है हमको, तो हमसे पूछा क्या है कि ए डी और पी टी क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की मध्यिका है। ठीक है, तो ए डी और पी टी बराबर 10.8 दिया है। तो ए डी अब त्रिभुज ए बी सी ये वाला बन गया हमारा, ए बी सी, ये हमारी मध्यिका हो गई ए डी। ठीक है, अब त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमारी मध्यिका, इसमें क्या हो जाएगी पी टी। ठीक है, तो ए डी बाई पी टी बराबर अंडर रूट ए बी सी 64/81। तो हमको पी टी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10.8, तो ए डी बाई 10.8 इज इक्वल टू 8/9। तो 12×9 108 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 बच जाएगा, 12×8 96, तो ए डी बराबर 9.6। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है यदि कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं, पहला तो पुटिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हम इसको एनालिटिकल मेथड से कर सकते हैं। पुटिंग से हम देख लेंगे इसको। अगर हम थीटा इज इक्वल टू 60 रखते हैं, क्योंकि देखिए ज़ीरो तो हम रख नहीं सकते हैं क्योंकि जीरो क्वेश्चन में मतलब एक्सक्लूडेड है, 90 भी नहीं रख सकते हैं। 0 और 90 के बीच में कोई वैल्यू रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम 30 रखो या 60 रखो, 60 रखते हैं सबसे पहले। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 cos 60 की वैल्यू 1/4, मतलब ऊपर cos स्क्वायर लगा हुआ है ना, अपन कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3 tan की होती है, तो इसकी भी 1/√3 होगी 60 की, तो 1/3 प्लस साइन 60 की 3/4 -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/4 4 + 9/12 -1, तो 1/12 हो जाएगा। 1/4 1/12 1/4 मल्टीप्लाई बाई 12/1, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे आंसर 3 आ गया। इसका मतलब हमारी थीटा की वैल्यू 60 है। ठीक है, तो 60 अगर हम वैल्यू रखेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। हमको पूछा इसका मान tan थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 प्लस कोसेक 60, साइन 60 की वैल्यू ये 2/3 हो जाएगा फिर।
ठीक है। तो 335/√3, नीचे √3 है और √3 में नीचे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो हम ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5√3/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 5√3/3। अब देखते हैं इसका एनालिटिकल मेथड। ठीक है, यह है cos स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको दिख रहा है ये कि साइन स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इसको भी कास और साइन में तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 3। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस कॉमन हो जाएगा, कॉस कॉमन होकर कट जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर रहेगा ना, तो बचेगा 1 माइनस करके देख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन का मल्टीप्लाई होगा तो कॉस कॉमन होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और साइन स्क्वायर थीटा थीटा जाएगा ऊपर, इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टेन थीटा की वैल्यू कितना √3 आ गई, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, दोनों तरीके से हो जाएगा। अगर हीट एंड ट्रायल लगाते हैं तो भी ठीक है, जल्दी पकड़ में, क्योंकि हमको हमारे पास 3 ही ऑप्शन था, 0 से 90 के बीच में हमारी वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पे 0 से 90 के बीच, तो हमारे पास ऑप्शन था 30 अंश रख सकते थे, साइन का कॉस में 45 अंश रखने से बचना चाहिए, 30 अंश, 60 अंश और 45 अंश, ये 3 ऑप्शन थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें दिया है एक एक मिनट, कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, रोम्बस का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं इसको, समचतुर्भुज, ये देखिए ये हमारा समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण हमेशा 90 डिग्री पे काटते हैं, गलत बन गया, फिर से बना लेते हैं दूसरा, इसको मिटा देते हैं। ये क्या,
चलिए, एक हमारा समचतुर्भुज है, ठीक है। इसकी समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसके विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि इनका एरिया क्या होता है, हाफ डी D1, ये क्या आ रहा है, एडिटिंग टेप्स, सॉरी, हाफ D1 D2 होता है। एरिया हाफ D1 D2 होता है, और हमको दिया 13 13 13 और ये 13, ठीक है। तो और इसके विकर्ण की, एक विकर्ण की लंबाई 24, माना इस वाले विकर्ण की लंबाई 24 है, ठीक है। 24 है तो ये बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। तो हम लोग एक ट्रिपल पढ़ते हैं, 5 12 13, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, 12 और 13। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये भी 5 हो जाएगा, तो हमारा दूसरा विकर्ण भी हमको मिल गया। 5 5 5 12 13, तो ये 10 हो गया। तो अब हमको एरिया हमारा क्या हो जाएगा, हाफ D1, D1 कितना है 24, बराबर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा 120 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला 140 रुपए में 15 की दर से कुछ फल खरीदे गए, ठीक है। तो 15 फल 140 रुपए में खरीदे गए, ठीक है। और उतने ही फल 120 रुपए में 10 की दर से खरीदे गए, तो 10 फल 120 रुपए में खरीदे गए, ठीक है। अब यदि सभी फलों को 132 प्रति दर्जन की दर से बेचा जाए तो पूरे लेन देन में लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 15 फल 140 में, क्या बोला है, सभी फलों को 132 में बेचा जाए। तो पहले हम कितने फल हमारे पास हो गए हैं उसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये 15 फल है और ये 10 फल है, इसको भी हम 15 फल का निकाल लेते हैं। तो एक फल कितने का आएगा, 12 रुपए का, ठीक है। तो 15 फल कितने का आएगा, 15 दूना 30, 15 एकम 15, 3 18, 180 रुपए का, ठीक है। 15 फल 180 रुपए का और ये 15 फल 140 रुपए का, टोटल हमारे पास 30 फल हो गया। 30 फल में हमने खरीदने में कितना पैसा खर्च किया, 200, 8 4 12, 320 रुपया, ठीक है। अब यही क्या बोला है, 132 प्रति दर्जन बेचा जाए। तो एक फल का हम निकाल लेते हैं, ठीक है। एक फल का कितना आएगा, 30 फल एक 320 रुपये में बेचा गया, या तो इसमें 12 का ही निकाल लो। 12 फल कितने का, 12 फल जो है 320 बटा 30 गुणे 12, तो 3 धामा 30 और 3 चौको 12, 32 चौका, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128, सॉरी ये नहीं है, 128, ठीक है।
तो 128 में हमने 12 एक दर्जन खरीदा और वालों को बेचा जाए, 132 में बेच रहे हैं, तो हमारा सीपी कितना हो गया? सीपी बराबर 128, एसपी बराबर 132। 4 रुपये का फायदा हो रहा है। किस फायदा किस पे होता है? सीपी पे होता है। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 128 बटे गुणे 100। ठीक है, अब कैसे काटेंगे? 4 × 12, 4 दूनी 8, 32, 4 8 32 और 4 25 में 100, 8 × 3 = 24 और 1/8%। इतना परसेंट प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया है, दी गई तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, तो जनवरी, अप्रैल, जून में डीलर बी द्वारा, देखिए ये हमारा जनवरी है, ये हमारा अप्रैल है और ये हमारा जून है। डीलर बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या, बी द्वारा ये 600 और 580 और ये 620। 600 डीलर बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या। ठीक है, तो 600, 1200, 1800, इसका मान कितना हो गया? 1800। आगे क्या बोल रहा है? मैं डीलर ए और डी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या का, क्योंकि मैं डीलर ए और डी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करें। ए और डी द्वारा, इन मार्च में सिर्फ बोला है, ये मार्च में, अंग्रेजी में क्वेश्चन पढ़ोगे सिर्फ मार्च है। ए और डी, ए और डी, तो 628 और 722 कितना हो जाएगा? 7 6 13 100, 7 6 13 100 हो गया, 1340, 1350। एक जीरो से एक जीरो गया, 6 कितना है? 5 3 8 एक ना, 3 से जाएगा, 3 6 18 60 और ये 3 4 12 और 3 5 15। फिर 4 से काटो, 5 से काटो, 12 5 60 और 5 9 45। फिर 3 से 3 4 12, 3 3 4 0 3। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2018 के पहले महीने, 2018 के पहले 6 महीनों में के दौरान ए बी सी और डी ई द्वारा बेची गई कारों की संख्या, यदि जुलाई में डीलर डी द्वारा कारों की बिक्री बिक्री उतने ही प्रतिशत बढ़ी, यदि जुलाई में डीलर डी द्वारा, डीलर डी हमारा कहाँ पे है? ये हमारा रहा डीलर डी। जुलाई में मतलब जून के बाद अगर जुलाई आता है, ठीक है, डीलर डी द्वारा कारों की बिक्री उतने ही प्रतिशत बढ़ी जितने जून 2018 में पिछले महीने की तुलना में बढ़ी। जून 2018, जून 2018 में पिछले महीना की तुलना में बढ़ी। यही हमारा जून 2000 600 से 780 हो गया। ठीक है, तो बढ़ा कितना? 180। किस पे बढ़ा? 600 पे। तो 180 बटे 600 बटे 100, क्षेत्रीय 18, 30%। ठीक है, ये यहाँ से 30% बढ़ा और बोल रहा है यदि जुलाई में डीलर, तो जितने जून में 2018 में बढ़ी उतने 2018 में तो संख्या कितनी है? तो डी द्वारा बेची गई संख्या कितनी है? तो अब इसमें 130% बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 780 गुणे 130 बटे 100 कितना हो जाएगा? 13 8 104, 13 91, 91 10, 100, 91 10, 101, 10 14। ऑप्शन नंबर
सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब x को 19, 28, 55 और 91 में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो समानुपात में कब होती हैं संख्याएं? जब x को सभी में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या है ना। तो मान लीजिए कि ये 19 है, 19 माइनस एक्स और 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स अपॉन 91 माइनस एक्स। अगर इसमें सभी में, तब ये समानुपात में हो जाएंगी। समानुपात में इस तरीके से होती हैं, ठीक है। लेकिन अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं डिफरेंस लेके कितना कितना, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, 9 9 18 9, और इसका डिफरेंस कितना आ गया, 11 में से 5 गए 6 और 8 में से 5 गए 6, 36, ठीक है। तो 9 को हमको 36 बनाने में क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, 9 चौक 36, 1 यूनिट बराबर 4 ना। तो अब 19 में 4 का गुणा करेंगे इस वाले में, 1976 माइनस 4x इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स। तो 76, अभी कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 1 2, एक्स इज इक्वल टू 7। अगर x इज इक्वल टू हमारा वैल्यू 7 रहेगा, तब तब इनमें से घटाने पे ये संख्याएं समानुपात में आएंगी। ऑप्शन नंबर बी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 38 संख्याओं का औसत 77 है, ठीक है। 38 संख्याओं का औसत 77 है, पहली 14 संख्याओं का औसत 74 है। तो 74 और अंतिम 15 संख्याओं का 84 है। तो 14वीं संख्या को हटा दिया जाए, ठीक है। तो 14वीं संख्या को अगर हटा दिया जाए जाने पर शेष संख्या का औसत दशमलव मान तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आप तो कई सारे मेथड से इसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें डेविएशन मेथड सबसे उपयुक्त रहेगा, ठीक है। तो चलिए 38 संख्याओं का, 38 नहीं 28 है, इंग्लिश वाला कंसीडर करेंगे। 28 का एवरेज कितना है, 77 है, ठीक है। तो फर्स्ट 14 नंबर्स का एवरेज कितना है, फर्स्ट 14 नंबर्स, फर्स्ट 14 नंबर्स का एवरेज कितना है, 74 है, ठीक है। लास्ट 15 नंबर का, लास्ट 15 नंबर एवरेज कितना है, 84 है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि 14वीं संख्या, क्योंकि देखो 14 संख्या पहली और 15, 15 14 29 संख्या हो रही है, जबकि हमको 28 संख्या दिया गया है, ठीक है। तो कोई ना कोई एक संख्या रिपीट कर रही है, तो ये 14th नंबर ही रिपीट कर रही है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है इसमें कि 14वीं संख्या को हटा दिए जाने पर शेष संख्याओं का औसत एक दशमलव स्थान तक सही ज्ञात करें, ठीक है। मतलब दशमलव के एक स्थान तक सही ज्ञात करना है। तो पहली 14 संख्याओं में डेविएशन कितना आया है, -3 का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -14 गुणे -3 बराबर -42। और ये इसमें कितना डेविएशन आया है, 77 और 84, 3 उधर 4 3 7, इसमें +7 का डेविएशन आया है, ठीक है। तो 15 गुणे 7 बराबर 105, ठीक है। अगर हम 14 नंबर की बात करेंगे तो 14 नंबर क्या हो जाएगी हमारी, बराबर हमारा एवरेज कितना है, 77, ठीक है, 28 नंबर का। और -42 प्लस 105, ये हमारे डेविएशन हो गए, इतने इसमें डेविएशन आ रहे हैं, बराबर 12 7 1 8
और 182 माइनस 42 बराबर 140। ये हमारी 14th नंबर आ गई। ठीक है, ये हमारी 14th नंबर आ गई। अब क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि 14th नंबर को माइनस करने पे। अब 14th नंबर कैसे माइनस होगा, देखिए 28 संख्याओं का औसत, ये यहाँ पे करेक्ट कर लेना आप लोग, ये 28 है। तो 28 गुणे 77, ठीक है, ये टोटल नंबर का सम हो जाएगा माइनस 140। अब एवरेज कैसे निकलेगा, जब 28 नंबर थी तो एवरेज था 77। अब हम 14th नंबर को निकाल रहे हैं, तो हमारा कितना नंबर बचेगा, 27 नंबर बचेगा बराबर। अब इसमें 14 में कुछ हमको कॉमन दिख रहा है, 28 पंचे कितना होता है, 5 और 40 होता है। तो 28 पंचे 140, तो 28 हम कॉमन ले सकते हैं। 28 यहाँ पे 77 माइनस 5 बटा 27, 73 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 72। 28 गुणे 72 अपॉन 27, तो 9 3 27, 9 और 72, और कितना आ जाएगा, गुणा कर लो, 8 8 64, 8 दूनी 16 6 22 बटा 3, 3 सते 21, 3 चौक 12, 74 पॉइंट, 3 सते 21, 3 चौक 12 और 3 सते, क्योंकि 3 सते 21, एक बचा 14, 3 चौक 12, 2 बचा तो 20, 3 छक 18, 3 सते 21, 74.6 के करीब आ रहा है। हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज की भुजाएं ए बी और डी सी बढ़ाई जाने पर, सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज देख लीजिए। किसी सर्किल में बना हुआ, इस सर्किल के अंदर बना हुआ चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, चलो ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ए बी सी डी। क्या बोल रहा है, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं ए बी और डी सी बढ़ाई जाने पर ई पे मिलती है। ए बी और डी सी, ए बी इसको और डी सी को, इसको बढ़ाए जाने पे कहाँ मिलती हैं, ये ई पे मिलती हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है, और भुजाएं ए डी और बी सी को बढ़ाए जाने पर एफ पे मिलती हैं। ए डी और बी सी, ये थोड़ा डायग्राम गलत बन गया, ए डी और बी सी को बढ़ाए जाने पे एफ पे मिलती हैं। दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। हम्म, चलिए दूसरा डायग्राम बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाएंगे। जैसा कि हमने बताया कि किसी सर्किल में बना गया, ठीक है, ये हमारे ए बी सी और डी है। किसी सर्किल में बना गया ये चतुर्भुज जो है चक्रीय चतुर्भुज होता है।
अब भुजाएं ए बी और डी सी को बढ़ाए जाने पे ए पी मिलती हैं, ए बी और डी सी को बढ़ाए जाने पे यहाँ पे ई पे मिल गई, और भुजाएं ए डी और बी सी को बढ़ाए जाने पर एफ मिलती हैं। एफ पे मिलती हैं यदि ए डी सी बराबर 78 अंश, ये हमको दिया हुआ है 78 डिग्री, और कोण बी ई सी बराबर 52 अंश है, बी ई सी ये 52 दिया है, बराबर 52 अंश है, तो कोण ए एफ बी की मान ज्ञात कीजिए। ए एफ बी ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो ये एक प्रकार से ये वाला एक ट्रायंगल ही बन रहा है, तो 180 माइनस ये वाला कोण हमारा कितना हो जाएगा, 7 5 12, 120, 130, और ये 50 हो जाएगा। 180 माइनस इन दोनों का सम, ठीक है, तो ये 50 हो गया। तो हमको इस कोण को निकालने के लिए सिर्फ ये वाला कोण चाहिए होगा, ठीक है। ये वाला कोण कैसे आएगा, जो हमारा चक्रीय चतुर्भुज होता है उसकी आमने सामने की भुजाओं का योग 180 अंश होता है। तो 180 में से 78 घटाएंगे तो 102 अंश आएगा। 102 अंश ये आ गया, 50 अंश ये हो गया, तो 152 हो गया। तो 180 में से 152 घटाएंगे कितना आएगा, 28 डिग्री। 180 माइनस 152 इज इक्वल टू 28 डिग्री। ये हमारा डी आंसर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दिया है कॉट 25, कॉट 35। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर 1 कब होता है, जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो ए प्लस बी 90 कैसे, जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि अगर देखिए जैसे अगर हम 35 और 55 ही ले लेते हैं, तो जैसे कॉट 35 और कॉट 55, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं tan 55 इंटू कॉट 55। अब tan 55 गुणे 1/tan 55, ये से कट गया, बराबर 1 आ गया। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। तो कॉट इसमें दिया है कॉट 25, कॉट 25 और कॉट 65, ठीक है। तो 60 20 80 10 90, तो ये बी हो गया, ये ओ हो गया, इसका मान 1 हो गया। कॉट 35 और कॉट 55 अभी समझाया नीचे, इसका मान हो गया, बचा कॉट 45, इसका मान 1 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है तालिका का अध्ययन करें और इसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। ये मेल टीचर्स हैं, ये फीमेल टीचर्स हैं। शहर में पुरुष शिक्षकों की संख्या महिला शिक्षकों की तुलना में अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बस इसको ऐड करके अनुपात निकालना है, ठीक है। चलिए इधर 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, 7 5 12 8 20, 7 27 9 36, 3 हासिल 6, 2 8 1 9 6, 15 3 18, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, 5 8 6 5। यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, 5 1 6, 5 11 9 20, 7 5 12 2 14 8 22, 5 27 2 29, 2 हासिल 6 3 9 5 14, 14 8 22, 2 24, 2 हासिल 2 2 4 2 6, 2 8
8490, इसको कट कर लेते हैं हम लोग। क्या है ये? 5865 और 8490, ठीक है। तो 5 5 दिख रहा है, तो 5 से काट लेते हैं पहले। 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 तीन 15, ये कट गया। 5, 5 छंग 30, 9 45, 5 अट्ठे 40, ये कट गया, ठीक है। अब उसके बाद इसको देखो, 7 तीन 10, 7 तीन 10, 1 11 1 12, 3 से कटेगा, और 6 1 7, 8 7 15 9 34, 15 9 24, ये भी 3 से कटेगा। 3 5 15, 3 चौक 18, 3 चौक, हाँ चलो। तो 3 तिरक्का 9, 3 9 27, ये 391 आ गया। 3 5 15, और 3 छक 18, 3 छक 18, 391 और 566, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है कॉसेक थीटा अपान कॉसेक थीटा -1, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया कि दोनों मेथड से आपको ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन बच रहे हैं। एक, थीटा इज इक्वल टू 30, 45 और 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे पहले 30 रख के ट्राई कीजिए, ठीक है। तो कोसेक 30, साइन 30 का मान 1/2, कोसेक 30 का मान 2/2 -1 प्लस 2/2 प्लस 1 माइनस tan 30 √3, 1/√3 होता है, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 2 प्लस 2/3 माइनस 1/3, 8/3 माइनस 1/3, तो 7/3 आ रहा है। अब थीटा बराबर 30 रखो, और इसमें देखो 7/3 किस में आ रहा है, 2 सेक स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 में रखते हैं, 2 सेक स्क्वायर थीटा। थीटा बराबर 30 रखेंगे, तो कॉस 30 की वैल्यू अंडर 3/2 होती है, तो 2/√3 इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो 2 इंटू 4/3, जो कि 8/3 आ रहा है, जो कि हमारे 7/3 के इक्वल नहीं है। तो हम अब ऑप्शन बी ट्राई करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो 30 रखेंगे, तो 2/√3, तो 4/3 प्लस 1, तो 4 प्लस 3 7/3, ये हमारा पुटिंग से बी ऑप्शन आ गया। अब हम इसको एनालिटिकल मेथड से करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा रफ कर लेते हैं। क्योंकि थोड़ा लिखने के लिए स्पेस चाहिए ना, तो हम स्पेस बना रहे हैं। चलिए, हमारा क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा। तो सबसे पहले यही थोड़ा शॉर्ट में कैलकुलेशन किया जाए। कोसेक थीटा +1, कोसेक थीटा -1, इसमें करेंगे, दोनों में करेंगे, तो हमारा कोसेक थीटा कॉमन आ जाएगा, और ये दोनों प्लस प्लस, तो +1 -1 कट जाएगा, 2 कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले कोसेक थीटा कॉमन लेते हैं, और यहाँ पे अंदर 2 कोसेक थीटा और -1 +1 कट जाएगा, अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और ये माइनस tan स्क्वायर थीटा है। तो
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा अपन कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। तो टेन स्क्वायर थीटा का ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम इसको कॉट में कन्वर्ट कर देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए हमारा इतना आ गया। अब अगर हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा से भाग दे दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, नीचे 1 हो जाएगा, माइनस 1/1। सभी में कॉट स्क्वायर थीटा से हमने भाग दे दिया। ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे एक कॉट स्क्वायर थीटा हमको और बना लेना चाहिए, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए इसको कट करते हैं। अगर हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में लिख दें, क्या हो जाएगा ये, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो -1 यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉट स्क्वायर थीटा रख देंगे, बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा से अगर भाग दे देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा +1 अपॉन 1। तो यहाँ पे इसके नीचे भी कॉट स्क्वायर थीटा आएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा। थोड़ी साफ साफ लिखते हैं, आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा +1, तो 1/sin स्क्वायर थीटा अपॉन, स्टेप को आप खा सकते हो, मैं समझाने के लिए पूरा बता रहा हूँ, 1/cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया सेक स्क्वायर थीटा +1। ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि हम पहले ही पुटिंग से सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। बोल रहा है, यदि 5 अंकों की संख्या 6 6 7 6 x y 3 7 और 11 से विभाज्य है, 3 7 और 11 से विभाज्य है, तो क्या चाहिए, 3x-5 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इस केस में अगर जैसे 2
दो से विभाज्य रहते तो हम डिविजिबिलिटी का रूल लगा के निकाल लेते थे, लेकिन ऐसे सबसे बड़ी संख्या हम लेते हैं 6 7, एक्स वाई की जगह पे 9 9 लेते हैं। ये इस रेंज में सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। फिर इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 11 सते 77, 3 सते 21, 3 सते 21 तो 23, ठीक है, 231 हो गया। 231 से इसमें हम भाग देंगे, 27699, ठीक है। तो कितना है, 276 है और 231 है ये, ठीक है। कितना, ये 6 7 है ना, सॉरी 6 7 है। तो अगर 2 3 6, 600 हो जाएगा, लेकिन ये 30 3 90, तो 690 हो जाएगा, ये 670 ही है, तो दूना लेके जाएंगे, ठीक है। 231 दूना, दो एक कम दो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 6 में से 2 गए 4, 1, और 6 में से 4 गए 2, और ये वाला ना वापस आ गया। अब 2149 है। अब 2149 पे देखो, 2 दहम्मा 20 होता है, लेकिन 30 दहम्मा 300 हो जाएगा, और ये हमारे पास, तो 20 3 2300 हो जाएगा, हमारे पास 2100 ही है, तो हमारा ये 10 बार न जाके 9 बार जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 3 27, 9 दूना 18, 18 2 20, ये 0, 14 में 7 गए, 7 0 0, ठीक है। अब ये 9 बचा, यहाँ फिर 9 आ जाएगा। अब 709 देखो, 2 3 6, 600 हो गया, और 30 3 90, 690 3 बार जा सकता है। तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 9 में से 3 गए 6, और 10 में से 9 गए 1, 16 बचा। तो 16 हमारा दोस्तों शेषफल है, ठीक है। तो 16 अगर ना होता तो हमारी संख्या 231 से विभाजित हो जाती है। तो क्या दिक्कत है, 16 को घटा देते हैं हम इस संख्या में से, तो हमको वैल्यू आ जाएगी 676। 9 9 से -16 करेंगे, तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से गया 8, ठीक है। बाकी तो 6 7 6, हमारी ओरिजिनल संख्या, ठीक है, ये थी 676 8 3। तो हमको x की वैल्यू क्या मिली, 8, और y की वैल्यू क्या मिली, 3। अब क्या निकालेंगे, 3x - 5, सॉरी यहाँ पे y होगा, 3x, यहाँ 5y कर लेना, ठीक है। 3x - 5y की वैल्यू हमको बतानी है। 3 × 8 = 24 -15, कितना आ जाएगा, 5 4 9, 9 ऑप्शन है, 9 आंसर, ठीक है। ये आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है 21 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा 25 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की जीवा की लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले जीवा, ये कॉर्ड किस में होती है, सर्किल में होती है, तो सबसे पहले एक सर्किल बना लो, ठीक है। बोल रहा है 21 सेंटीमीटर लंबी, ये हमारी 21 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, ठीक है। अब ये हमारा सेंटर है, 25 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त से जीवा की लंबवत दूरी पूछा है। ये हमारा व्यास है जो कि 25 है। अगर व्यास 25 है तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, 25/2। हमको ये डिस्टेंस हम फाइंड करनी है। अगर सेंटर से जीवा पे डाला गया लंब उसको जीवा को समद्विभाजक करता है, तो ये 21/2 हो जाएगा। अब हमको ये दूरी निकालनी है, तो हमारे पाइथागोरस बाबा जी आ जाएंगे। क्या कहते हैं वो, कि 625/4 = 441/4, प्लस ये दूरी मान लो ए बी है और ये सी है, तो AB²। तो 625, 5 में से 1 गया 4, 2 12 में से 4 गया 8, 184, ठीक है, बाई 4, 4 चौक 16 बराबर AB²।
चार छंग 24, तो ए बी स्क्वायर बराबर 46 और ए बी बराबर लंबा दूरी कितनी हो जाएगी, √46। ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिभुज, इसमें दिया गया है त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, अब इनका एरिया का रेशियो वैसे पिछले वाला सेम जैसा क्वेश्चन है। एरिया इनके रेशियो का रेशियो 144 और 49 है, और ए बी बराबर 12, बी सी बराबर, तो हम लोग लिख लेते हैं क्या होता है समरूप में, ए बी बटा रेशियो, क्योंकि साइड्स के रेशियो जो सिमिलर ट्रायंगल्स होता है वो के एरिया के वर्गमूल के बराबर, एरिया के वर्गमूल के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, यहाँ पे है ना, ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर बराबर ये यहाँ पे ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर बराबर अंडर रूट में एरिया कितना है 144 बटा 49, हमको वैल्यू किसकी किसकी दी गई है, उसमें पी आर की वैल्यू पूछी गई है, मतलब ये वाला, तो हमको ए सी की बस वैल्यू चाहिए, सी, ए सी बराबर 9 है, तो 9 बटा पी आर बराबर 12 बटा 7, तो 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 7 त्रिक 21 बटा 4, पी आर बराबर 21/4। हमारा ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक, एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन पर कार्य करते हैं। पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, पहले बी कार्य शुरू करता है, फिर अकेले ए उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि कार्य 11 सही 1/3 दिन, अगर दोनों काम करते हैं तो 11 सही 1/3 दिन में पूरा हो जाता है, तो बी अकेले मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले मूल कार्य का। ठीक है, तो बी पहले काम शुरू करता है। ठीक है, जैसे देखिए, एक निश्चित कार्य को करने के लिए वैकल्पिक मतलब क्या दिया है, टू डू सर्टेन वर्क ए एंड बी अल्टरनेट, मतलब एक दिन छोड़ के काम करते हैं। चलिए हमारे डेज हो गए, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, ये 11। ठीक है, तो पहले बी काम स्टार्ट करता, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, 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 फिर ए करेगा। ठीक है, चलो ए लास्ट में करता है, तो बी का कितना हुआ, 1 2 3 4 5। ठीक है, बी काम स्टार्ट करता है, 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11वां है, यहाँ पे बी करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ए आएगा जो थोड़ा बहुत है, कितना है 1/3 काम है ना 11 के बाद, तो यहाँ पे हमारा 10 है, तो 10 में ए ने भी 5 दिन काम कर दिया और बी ने भी 5 दिन काम कर दिया। ठीक है, अब बी ये वाला जोड़ लेंगे तो बी 6 दिनों काम हो गया। ठीक है, और ए का काम, ए ने कितने के 5 सही 1/3 दिन काम कर लिया। ठीक है, तो बोला है ए उस कार्य को 24 दिन में काम ख़त्म कर सकता है। ठीक है, ए
24 दिन में वो काम ख़त्म कर सकता है। ए अगर उस काम को 24 दिन में एक काम ख़त्म करता है तो एक दिन में कितना काम ख़त्म करेगा? 1/24। ठीक है, और काम कितने दिन करता है? 5 सही 1/3 दिन। तो 5 सही 1/3, 1/24 गुणे 3×5 = 15, 16/3। ठीक है, तो 4×4 = 16, 4×6 = 24, 4/18, तो 1/9, सॉरी सॉरी 2/9 कितना हो जाएगा ये? 4×6 = 24 और 4×4 = 16, तो 4/18, तो 2/9 काम 5 सही 1/3 दिन में ए ने 2/9 काम किया। बचा कितना काम? 1 - 2/9, 9 - 2 7/9 काम बचा है। तो यहाँ पे 7/9 पूछ भी रहा है कि 7/9 भाग बी कितने दिन में करेगा? तो वही 6 दिन। 6 दिन तो काम किया है वो बेचारा, तो 6 दिन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें दिया है दी गई तालिका में 5 वर्षों के दौरान किसी कंपनी के निश्चित उत्पादन का उत्पादन और बिक्री, ये प्रोडक्शन है, ये सेल है, किन वर्षों में बिक्री उत्पादन के 90% से अधिक है? अच्छा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बिक्री उत्पादन के 90, ये सेल, ये बिक्री है, उत्पादन के 90% से अधिक है, तो 1250 है। तो इसका 90% 9/10 बराबर 9×5 = 45, 9×2 = 18, 4 = 22, 9×1 = 9, 2 1125। क्या बोल रहा है कि किस, इसका जो 90% है, किन वर्षों में बिक्री उत्पादन के 90% है? उत्पादन का 90% ये है, 1125 ये नहीं है, तो ये ऑप्शन ये कट हो जाएगा, ये वाला 2015 ऑप्शन में नहीं आएगा। अब 1400 गुणे 9/10, 14 9 14 से हम 14 9 कितना होता है? 14×98, 14×8 = 112, 14 9 126, 126, 1260, और ये 1290 है, ये आ जाएगा। फिर 1450 गुणे 9/10, ये कटा, 9×5 = 45, और 9×4 = 36, 4 = 40, 9×1 = 9, 9×4 = 13, यही तो होगा 1305। तो 2017 क्या हो जाएगा? 9, 9×5 = 45, 9×4 = 36, 4 = 40, 9×1 = 9, 4 = 13, 1305 थर्ड वाले का कर रहे थे ना हम। तो 1305 कहाँ ज़्यादा है? नहीं ज़्यादा है, ये भी नहीं आएगा। फिर 1500 है, यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेशन। 1500 का ये हम 2018 का कर रहे हैं। 1500 का 9/10, 15 9 135, 1350, ये 1450 है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब 1600 का देख लेते हैं। 1600 9/10, 16 9 144, 1440 है, 1390 ये भी नहीं आएगा, सिर्फ दो आएंगे, 2016 और 2018। ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुद्रित मूल्य पर, मुद्रित क्या है? एक अर्न प्रॉफिट ऑन, मुद्रित में मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस कुछ भी बोल सकते हो, पर 21% की छूट। ठीक है, ये हमारा एमपी है, उस पर 21% छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे उसको? 79% में। पुस्तक को छूट देकर पुस्तक को बेचने के बाद किसी दुकान को 21% का लाभ, लाभ किस पे होता है? सीपी पे होता है। तो मान लिया हम, ये हमारा सीपी है, ये भी हमारा
सीपी जब लाभ हम बेचते हैं तो बेचते हैं सीपी पे लाभ करके ना, तो सीपी 21%, 21% लाभ है तो 121%। तो हमारा यहाँ सीपी का मान कितना हो जाएगा, एमपी गुणे 79% अपॉन 121। परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, अरे वही मतलब होता है, कितना हो जाएगा, तो हमको पूछा गया है पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, जैसे सीपी और एसपी। तो एसपी हमारा क्या है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है एसपी, एसपी तो यही तो है, एमपी का 79%, तो एसपी, क्योंकि अगर हम छूट दे के बेचेंगे तो वही तो एसपी होगा, तो एसपी बराबर एमपी गुणे 79%। ठीक है, अब सीपी बाई एसपी का रेशियो पूछ रहा है तो इसको भाग दे देंगे, एमपी एमपी कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 79 है, तो 79% है तो 100 हो जाएगा, तो 79 कट जाएगा, तो 100/121, ये 100 ऊपर चला जाएगा इधर, तो सीपी बाई एमपी बराबर 100/120। ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये पूछा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, तो x की पावर 5 प्लस 1/x/5 का मान बताइए। जैसा कि हम जानते हैं कि ये पावर 5 पूछा है, तो पावर 5 कब आ सकती है, जब हम स्क्वायर और क्यूब का गुणा करेंगे। ठीक है, तो अगर हम एक्स क्यूब प्लस 1/x³ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का गुणा करेंगे, ठीक है, तो इसमें ये वाला घट जाता है, x प्लस 1/x, अगर हम इसको निकालेंगे अच्छे से तो ये वाला हमारा फार्मूला बनता है। ठीक है, तो x³ प्लस 1/x³ k³ - 3k होता है, तो ये 4×16 = 64 माइनस 12, 64 - 12 52, ये k² - 2 होता है, 4×16 - 2 गुणे 14, और इसकी वैल्यू दी है 4, तो 14×2 = 28 और 14×5 = 70, 14×28 14×5 = 70, 2 72 माइनस 4 724 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिया है x प्लस वाई बराबर 4, 1/x प्लस 1/y बराबर 16/15, तो x³ प्लस y³ की वैल्यू निकालना है हमको। बहुत आसान क्वेश्चन है, दिया है x प्लस वाई बराबर 4 एंड, सॉरी ये टेढ़ा लिखा रहा है मुझसे, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 16/15, तो यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 16/15 हो जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू हमको 4 दी हुई है, तो 4πxy इज इक्वल टू 16/15, 4 जा, तो एक्स वाई की वैल्यू कितना आ गई, 15/4। अब से पूछा है x³ प्लस y³, तो हम जानते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब कितना होता है, x³ प्लस y³ प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो x³ प्लस y³ की वैल्यू हमको निकालनी है। x प्लस वाई कितना है, 4 है, तो 4 चौको 16 चौको 64,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। एक्स वाई 15/4 है, 3 × 15/4। एक्स प्लस वाई भी हमारा 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 15×3 = 45। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 64 माइनस 45। 14 में से 5 गए, 9, 19। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्या है ये? 20 डिवाइडेड बाई, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हैं। बोर्ड, पहले ब्रैकेट ऑफ, फिर भाग करते हैं ना। चलिए, ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है एक्चुअली, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में गलत लिख गया है। क्वेश्चन यहाँ पे 8 होगा, ऑफ के बगल में यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत लिख गया, आप लोग करेक्ट कर लेना। यहाँ पे 8 होगा, ठीक है, ऑफ के बाद और ब्रैकेट के पहले यहाँ पे 8 होगा। तो 8×5 = 40, 1/2 यहाँ से आ जाएगा, गुड़े ये 3/2 गुड़े 3 माइनस 1/4। तो 1/2 गुड़े 9/2 माइनस 1/4, तो कितना हो जाएगा? 9/4 माइनस 1/4, तो 8/4 बराबर 2। यह ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है एक्स और वाई किसी नदी पर दो बिंदु हैं। ये हमारा एक्स हो गया, ठीक है, ये हमारा वाई हो गया। देखें, बिंदु P और Q सीधी रेखा एक्स वाई को 3 बराबर भागों में बांटती है। बिंदु P यहाँ पे है और Q यहाँ पे है, ये सभी इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, नदी एक्स वाई के समानांतर बहती है, नदी बहने की दिशा ये है। और किसी नाव द्वारा एक्स से क्यू तक और वाई से क्यू तक की यात्रा एक्स से क्यू तक और वाई से क्यू तक लगने वाला समय 4:5 है। 4:5 है, मतलब ये टाइम रेशियो में 4 है, तो ये टाइम रेशियो में 5 है। ठीक है, तो 4:5 है। धारा की दिशा में नाव की चाल और नदी की धारा की दिशा में चाल का, धारा की दिशा में नाव की चाल जो कि x प्लस वाई होती है, और नदी की धारा की, नदी की धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब y का मान निकालना है। ठीक है, तो सारी डिस्टेंस इक्वल है, तो x से लेके p तक 2 और ये भी 2। ठीक है, तो 2 to 4 हो गया, और y से लेके q तक, तो एक्चुअल जो समय का रेशियो आएगा वो 2:5 आएगा। ठीक है, अब ये धारा की दिशा में है, तो x प्लस वाई बराबर 2, और ये धारा के विपरीत है, x माइनस वाई बराबर 5। तो क्या पूछ रहा है? धारा की, तो एक्स वाई की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी 5×7/2, y की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ठीक है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल और नदी की धारा की दिशा में
धारा की दिशा में नाव की चाल एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? टू रेशियो फाइव दिया, मतलब टाइम का रेशियो अगर है, सॉरी सॉरी सॉरी, ओ सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गई। ये टाइम का रेशियो है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, ये टाइम का रेशियो है। अगर हम स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो ये 5:2 हो जाएगा, ये स्पीड का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो 5:2, तो स्पीड का रेशियो तो एक्स प्लस वाई बराबर 5 और एक्स माइनस वाई बराबर 2। तो अगर हम वाई की वैल्यू निकालें, क्योंकि धारा और नाव की यही वाला है, ठीक है, नाव की दिशा में जो चलता है एक्स प्लस वाई, जो विपरीत चलता है ये है। तो अगर हम वाई निकालेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, 5 - 3 2/3, 5 - 2/2, तो 5 - 2 3/2। ये वाई की स्पीड मतलब धारा की विपरीत स्पीड आ गई। पूछा हमसे क्या, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल हमारी 5 हो गई, और नदी की धारा की चाल का अनुपात, नदी की धारा का चाल का अनुपात यही है, वाई। ठीक है, तो 5/3/2 बराबर 10/3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है, यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। ठीक है, 5 मासिक चक्रवृद्धि मतलब जैसे हम ईयरली अगर कैलकुलेट करते हैं तो 12 महीने कैलकुलेट करते हैं, तो ये 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है, मतलब 5 महीने में दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज हमारा स्टार्ट हो जाएगा दूसरे साल का, इस तरीके से। तो प्रति वर्ष 15% की दर से रुपया 9192 की राशि पर इतना एक सही 1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज रुपयों में ज्ञात कीजिए। तो ये वर्ष पहले निकाल देते हैं, ये कितना है इसका, एक सही 1/4। ठीक है, तो 4 × 4 = 5/4 हो गया, और ये 12 से मल्टीप्लाई करके 4 × 12, 5 × 15, 15 मंथ्स। ठीक है, 15 महीने की बात कर रहा है, मतलब आ, 3 पंचमाही जिसको कहते हैं। ठीक है, यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि तो 15% की दर से, तो अब पूछ रहा है कि 15 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, तो 15% है, 15% की दर से, तो 15। ठीक है, तो 15% है, प्रतिवर्ष है ये, देख रहे हैं आप यहाँ पे प्रतिवर्ष लिखा हुआ है। ठीक है, तो 15% प्रतिवर्ष है, तो ये हमको इसको पंचमाही बनाना पड़ेगा ना। तो 5 मंथ्स के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15, और अगर एक साल में 15% ब्याज लगता है, तो एक महीने में 15/12 लगेगा, और एक पंचमाही में
5 से और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका, और इतना परसेंट 5 मंथ्स का ये रेट आ गई, इतना परसेंट रेट आ गई, ठीक है। तो परसेंट नीचे आएगा 15 × 5/12 × 100, तो 5 भी सम में 100, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 15, देखो 5 भी सम में 100, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 3/12, 1/4, और ये 4 यहाँ पे था, तो 1/16, ठीक है। ये इसकी अगर हम ट्री मेथड लगाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 साल का है, 16 16 हमें 256, 40 96, 16 का क्यूब होता है, तो 40 96 का फर्स्ट ईयर पे कितना कंपाउंड लगेगा, 40 96 1/16, 16 256 में ये 256, 256, 256, आप लोग को पता होना चाहिए ट्री मेथड में जब 2 वर्ष के कैलकुलेट करते हैं तो 2 1 चलता है, जब 3 वर्ष के लिए, ये 2 वर्ष के लिए है, जब 3 वर्ष के लिए कैलकुलेट करते हैं तो 3 3 1 चलता है, जब 4 वर्ष के लिए कैलकुलेट करते हैं क्या चलता है, 4 6 4 1, ठीक है। यहाँ पे 256 256 256, 3 बार हो गया। अब 256 का फिर से अगर ब्याज लगेगा तो कितना जाएगा, 16, तो 331 मैंने बताया पहले ही, 16 16 16 और 1 एक और, ये हमारा पूरा जो आएगा वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, ठीक है। हम्म चलिए कैलकुलेट करते हैं, 600 और 56 कितना हो जाएगा, 50, 50 या 150, 6 18, 168, 668, द्वितीय 600, 768 हो जाएगा, 16 3 48 +1, और इसको जोड़ेंगे, 8 1 9 8 17, 7 हो गया, फिर 8, फिर ये 4 6 4 10, 1 11, फिर 8 817, ठीक है। ये 817 हमारा क्या आ गया, सी आई आ गया, ठीक है। अब इसको देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है ना, 817, 817 किसी, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हमने हमारा जो मूलधन था वो क्या माना था, 40 96 माना था, 40 96, और उसके बाद 40 96, और इनके हिसाब से मूलधन कितना है, 8192, 8192, ठीक है। अगर 40 दूना 80 और 6 दूनी 12, इसका अगर दो दो टाइम्स ले जाते हैं तो 1 = 2, तो 817 गुणे 2, 214, 2 एक कम 2, 1 3, 2 8 16, 1634 रुपया इसका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, 1634 रुपया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये पूछ रहा है कि इसका मान बताइए। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो डायरेक्ट अगर हम पुटिंग से कर दें, वैल्यू 1 रख दीजिए, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए ax² + bx² + cxy, अगर हम x और y दोनों की वैल्यू 1 रख देते तो a + b + c यहाँ पे निकल, देख ले करके देख लेते हैं। यहाँ पे 1 दोनों की वैल्यू 1 रख दे रहे हैं, 8 1 + 1 का होल क्यूब -27 × 0, यहाँ पे 5 - 1 और
ए प्लस बी प्लस सी। 8 है 64 माइनस 27 इज इक्वल टू 4। ए प्लस बी प्लस सी। 14 में 7 गए 7, 5 में 2 गए 3। दो दूनी 4 दूनी 8 है 64 27। ये जीरो हो जाएगा ना, सॉरी ये जीरो हो जाएगा। 64/4 ए प्लस बी प्लस सी। 4 एक कम 4, और ये हो जाएगा हमारा 4 छंग 24। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 16। नेक्स्ट दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो आप कर दीजिएगा, मैं तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे दिया है 8x प्लस वाई का क्यूब दिया है ना। तो अगर हम 2x प्लस 2y कर दें तो 2 का क्यूब भी यही होता है। तो a बराबर 2x प्लस 2y और b बराबर 3x माइनस 3y। इन दोनों वैल्यू को रख देंगे, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है ना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यही ए और बी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। आपको दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पे ए बी में एक्स वाई का कॉफिशिएंट आएगा। तो ये कॉफिशिएंट कंपेयर करके हम ऑप्शन ला लेंगे, ए और बी सी की वैल्यू ला देंगे, फिर यहाँ पे मान रख देंगे हम। अब ये दोनों वैल्यू इसमें रख के सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए, हम एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट किए हैं, सारे क्वेश्चन करवाएंगे जितने 2020-21 में आए हुए हैं। दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपको वॉच करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दोस्त रवि पाल। थैंक यू सो मच।